हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन के अंदर। 9 जनवरी का सोमवार का सेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए तैयार है, आपकी पढ़ाई को और बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, आई एम श्योर जब आप इस मॉड्यूल को रेगुलरली देखते हैं, इस मॉड्यूल के साथ जो पीडीएफ आपको मिलती है उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ावा देगी। यस और नो? चलिए, ग्रेट है दोस्तों। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज एजेंडा। ठीक है, और ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आप सब लोगों ने अभी तक के वीडियो सब देख चुके हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर आप ये सब वीडियोस को देखोगे नहीं तो भैया अपना ग्रोथ कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, ये जितने भी मॉड्यूल्स हम आपके लिए बनाते हैं, ये सभी मॉड्यूल्स का वैलिडिटी देखा जाए, दैट मीन्स द टॉपिक, द कंटेंट, द इश्यूज विच वी आर रेजिंग, दैट विल हैव अ ह्यूज यू कैन से यूसेज, दैट इज अगले 12 महीनों तक यूज होगा, आपके एग्जाम तक यूज होगा भैया। ठीक है ना? चलिए ग्रेट, फटाफट प्रो टैलेंट जिंदाबाद, नितिन सर जिंदाबाद लिखकर अच्छे अच्छे इमोजीज लगाकर मोटिवेशन के साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर पढ़ाई पे लग जाइए। आज के ये रहे 10 मुद्दे। ठीक है, थोड़े इंडियन नेशनल मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे, इंटरनेशनल मुद्दे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज 2 बड़े इकोनॉमी के मुद्दे लेकर आया हूँ। आईएमएफ और आरबीआई के रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, विच इज प्राइमरली इन्फ्लेशन। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आए, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। यूएस के नए हाउस ऑफ स्पीकर आ गए हैं, क्या बड़ा वीकेंड से बवाल क्रिएट हुआ था। ठीक है, तेहरान और मनीला से कुछ अपना अपडेट हम लेकर आए हैं। पाकिस्तान है ना, आज यूनाइटेड नेशन जिनीवा में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में अपनी डिमांड कर रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पहुँच चुके हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया के इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो पिटिशंस है सेम सेक्स मैरिज के लिए, जो अलग अलग हाई कोर्ट में थी, सबको इकट्ठा करके एक केस बनाकर सुनने के बारे में बात करी। जैसे हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन के अंदर, हमने देखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। लास्ट वीक हमने ये 2 बड़े जजमेंट देखे कि नहीं? बताइए दोस्तों, दोनों बड़े जजमेंट का नाम बताइए। डिमोनेटाइजेशन केस का नाम बताइए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के केस का नाम बताइए दोस्तों, जल्दी, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। फिर जल्लीकट्टू का इश्यू आने वाला है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सीएए के रूल फॉर्मेशन के ऊपर बात, ठीक है, विमेन एबॉर्शन इश्यू के ऊपर बातें, ये बिल्कुल है ना, हम आपके साथ बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन सब के सामने आएगा, इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्राइसिस जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बड़े काम की चीज़ें। ये आर्टिकल बिल्कुल पढ़िएगा। अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का, तो ये रहा आपके सामने इंटरनेशनल लॉ का बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो इस पीडीएफ को लेना भूलिएगा मत। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे कोर्स में मिलेगी, जो फ्री में अवेलेबल है। ये सुनो, हमारी साइट है courses.protalentdigital.com, वहाँ पे जाइए, फ्री कोर्स लीजिए और ये पूरा पीडीएफ एंजॉय करिए। ये सुनो, हमारी तरफ से आपके लिए ये प्यारे प्यारे गिफ्ट है। ठीक है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट, ये बिल्कुल आपको लेने चाहिए। चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना। आज का दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के तरीके से। ये सुनो, आपने आज पेपर उठाया होगा, अखबार उठाया होगा, अखबार के अंदर आपको इतने सारे फोटोग्राफ दिखे होंगे, इतनी सारी अनाउंसमेंट दिखी होगी। ये अनाउंसमेंट किस चीज़ की है? यह है प्रवासी भारतीय दिवस। तो आप पूछेंगे कि सर ये एग्जैक्टली होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है ना। 1915 में हमारे एक प्रवासी भारतीय, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय, वो इंडिया में वापस आए थे। कौन सी तारीख को वापस आए थे? ठीक है, ये आए थे 9 जनवरी। तो हम इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। आप पूछेंगे कि सर ये 1915 9 जनवरी को कौन से प्रवासी भारतीय भारत में आए थे? 25 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी
हमारे प्यारे गांधी जी आए थे इंडिया में, तो दैट इज नोन एज प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट, हमारा पहला आज का करंट अफेयर का अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिजेस। जितने भी प्लीज, मल्टीपल प्लीज अलग अलग हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, अगेन से गुजरात हाई कोर्ट में लगाए गए हैं, उन सबको एक कॉमन बनाकर ये पिटीशन फाइल किया जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज के बारे में अगर लॉजिकली हम समझे तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, ऐसा हम ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैरिज का एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरिज का ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रोक्रिएशन, दो लोग साथ में रहे और प्रोक्रिएट करें। सेम सेक्स मैरिज के अंदर ये कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। हाउएवर, व्हाट इज द रीजन व्हाई सेम सेक्स मैरिज हैज टू बी अलाउड? ठीक है, ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट का मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर लोगों की आइडेंटिटी और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स बना के रखे हैं। उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना, उनकी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना के लिए हमने काफी मेहनत करी है। इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए तो सभी फंडामेंटल राइट्स है। आइडेंटिटी के लिए हमने आर्टिकल नंबर 29 और 30 विच इज माइनॉरिटी के अधिकार है। ये सुनो, कल्चरल, ठीक है, एंड एजुकेशनल राइट्स उनको मिलते हैं, ऐसा माइनॉरिटी के लिए हमने बोला है। तो दोस्तों, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल्स डिग्निटी विच इज एम्बेडेड इन आर्टिकल नंबर 21 विच इज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के अंदर तो ये इंटीग्रेटेड बना के रखा हुआ है ना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर when this people who are LGBTQ, who have a different sexual orientation, ठीक है, and then they demand that we need equality in marriages, we have to look from that angle. दोस्तों, decision to marry or not to marry in everyone's life is a momentous decision. It is a self decision. It is a momentous act for every one of us. And that is the reason why this issue is becoming little bigger. सही बात है ना? ठीक है दोस्तों, लॉ प्रोटेक्ट करता है, रिकग्नाइज करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, और उसके द्वारा, है ना, कंपेनियनशिप की बातों को आगे बढ़ाता है। कंपेनियनशिप, साथ में रहने का अधिकार, ठीक है। अब जब लोग साथ में रहने के लिए उनके पास लीगल अधिकार तो नहीं है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। कहाँ दिक्कत हो जाती है? वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे टू फीमेल और टू मेल लिविंग टुगेदर एंड दे वांट टू हैव अ काइंड ऑफ हाउस ऑन रेंट, दे आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज लीगली दे आर नॉट अलाउड टू लिव टुगेदर, ऐसा उनको लगता है। हाउएवर इट इज डिक्रिमिनलाइज, सोसाइटी अभी भी उसको टेबू मान के जीती है। ये सुनो, सो सेक्सुअल ऑटोनॉमी and freedom to choose one's partner is an intrinsic part of, you can say, a sense of selfhood. A sense of selfhood के लिए ये चाहिए और इसीलिए डिमांड आ रहा है। तो दोस्तों, जो राइट्स ऑफ वेजिस है, ग्रेचुइटी है, एडॉप्शन है, सरोगसी है, इन सबके जो अधिकार मिलने चाहिए वो सेम सेक्स मैरिज नहीं होने की वजह से, लीगल नहीं होने की वजह से नहीं मिल पाते हैं, और ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है। फॉर एग्जाम्पल, दो वी कैन से मेल आर वी कैन से लिविंग टुगेदर, और उसमें से एक मेल की डेथ हो जाती है, तो उसकी वो जहाँ जॉब करता था, ठीक है, उन लोगों को इसको कितना पैसा देना चाहिए, उसकी मतलब वाइफ तो है नहीं अब, ठीक है, तो जिसके साथ शादी करी उसको तो मिलना चाहिए ना कुछ, पर पहले तो शादी की बात तक तो बात पहुंचे ना, ठीक है, तब ये सब अधिकारों की बात चालू हो। बगैर शादी ये सब बातें तो कैसे होगी? आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ आया? चलिए बढ़िया दोस्तों, ये जो अगला आर्टिकल है ये बड़े काम का आर्टिकल है दोस्तों। ये आर्टिकल में इस तरीके के शब्द दिए गए हैं, इस तरीके की बातें करी गई है जो आपके लिए इंटरनेशनल लॉ समझने के लिए, जो बच्चा पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार भी अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए बड़ा काम का आर्टिकल है। प्लीज देखिएगा।
और इसके साथ में एक बहुत मज़ेदार कनेक्टेड आर्टिकल का एक ऐसे आउटकम भी लेके आया हूँ, बताता हूँ। मैं पहले ये समझा दूँ कि ये आर्टिकल में बात क्या हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल ऐसे लिखा गया था 2 डिकेड पहले, ठीक है। प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्स वर्थ ने लिखा था, ठीक है, जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज है, ठीक है। उन्होंने डिस्क्राइब किया था इंटरनेशनल लॉ एज डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस। क्या मानते हैं उसको? डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस, ठीक है। उसी से इन्होंने वर्ड ले लिया दैट इट इज अ क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। वाई इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का मतलब हो गया जिधर जिधर क्राइसिस है उन क्राइसिस को समझना, लोगों की बातों को समझना और फिर कुछ रूल ऑफ लॉ बनाना और वो लोग उसको फॉलो करें। कौन फॉलो करे भैया? कंट्रीज फॉलो करे ना। कंट्री के ऊपर डंडा मारने के लिए कोई तो बैठा नहीं है। फिर भी उनसे अगर हम रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करवा सके तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जियो इकोनॉमिक चैलेंज है। इट इज नॉट जस्ट जियोग्राफिकल, दैट इज जियो पॉलिटिकल चैलेंज, बट इट इज ऑल्सो जियो इकोनॉमिकल चैलेंज। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये वर्ल्ड पूरा बाइपोलर बना था, एक तरफ अमेरिका बड़ा पावरफुल था, दूसरे तरफ रशिया यूएसएसआर बड़ा पावरफुल था, तो एक तरीके से ये ग्रेट पावर ने अलग 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 तरीके के लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट करा और कंपटीशन बढ़ने लगी। कंपटीशन बढ़ी किसके लिए? कंपटीशन बढ़ी जियोपॉलिटिकल पैरामीटर के लिए, कंपटीशन बढ़ी इकोनॉमिक्स की भी। एक तरफ डिमांड थी कि हम कैपिटलिस्ट बने, ठीक है, विच इज अमेरिका उसका फ्रंट रनर था। दूसरी तरफ थी डिमांड कम्युनिज्म बने, विच इज सोवियत यूनियन उसका फ्रंट रनर था। और ये कोल्ड वॉर चालू हो गई। कोल्ड वॉर आगे बढ़ने लगी, बड़े बड़े बदलाव हुए उन कोल्ड वॉर में, है ना। कोल्ड वॉर में रियलिटी में कोई वॉर थी नहीं, पर यह शीत युद्ध था और ये शीत युद्ध में दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। एक बंदा बोलता था कि मैं आगे, दूसरा बंदा बोलता कि तू नहीं मैं आगे, ऐसी लड़ाइयाँ चलने लगी। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का पावर कम हुआ और यूएसएसआर पूरा कोलैप्स हो गया। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो अब कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई, अब बन गया एक तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या हो गया? यूनिपोलर वर्ल्ड ऐसा माना गया, पर रियलिटी में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। अब ना सिर्फ अमेरिका पावरफुल या ना सिर्फ यूएसएसआर पावरफुल, पावर कहीं से भी आएगा, ये सुनो। और उनमें सबसे ज्यादा पावर हमें आते हुए दिखा चाइना से। चाइना ने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, साथ में रशिया भी एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा से आगे बढ़ा। आज जब यूक्रेन के ऊपर रशिया घुस गया और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में बातें हो रही है, तो जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर के बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड आया, उस समय पे जब अमेरिका अलग अलग जगह पे, दैट इज नेटो एंड अमेरिका अलग अलग कंट्रीज पे अटैक किए, उसको इतना बड़ा हल्ला कभी नहीं हुआ, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए, ये है आपका युगोस्लाविया, है ना। ऑस्ट्रिया, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस के आजू बाजू आया हुआ युगोस्लाविया। इस युगोस्लाविया का आज टूट टूटाकर दुनिया बनी है। सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ये सब अलग अलग ग्रुप बन गए। इस युगोस्लाविया के ऊपर, है ना, अटैक मार दिया था नेटो ग्रुप ने। सबसे ज्यादा अटैक लगाया कोसोवो रीजियन के ऊपर, किसी ने उसके बारे में बड़ा बड़ा नहीं बोला, ठीक है। ये सब हो रहा था 1991 के आजू बाजू, ठीक है। उसी समय पे, है ना, इराक के ऊपर भी ये लोग घुस गए थे, है ना। अमेरिका घुस गया पूरा इराक के ऊपर, ये बोल के कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आज तक नहीं मिले, और इनके खिलाफ कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस वेस नहीं चला। ये सुनो, तो बात यह हुई कि दिस यूएस लेड मिलिट्री एक्शन डिड नॉट अट्रैक्ट द काइंड ऑफ अटेंशन, द काइंड ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल से बॉडीज, किसी का नहीं आया। तो ये फिर इंटरनेशनल लॉ क्या इनकी जागीर है, यूएसए नेटो की जागीर है? ये बात क्रिएट होने लगी, है ना। तो ये सवाल पैदा होने लगा।
ठीक है, बात तो सही लगा कि ये तो इनकी हेजेमनी है ना, ये इनकी हेजेमनी है। इस हेजेमनी को तोड़ने के लिए अब क्या होगा? अब फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे, है ना, जब रशिया ने इस यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो अब पूरा वर्ल्ड रशिया के खिलाफ बातें कर रहा है, पूरा वर्ल्ड बोलता है रशिया गलत कर रहा है, ठीक है। हालांकि जो भी हो गलत कर रहा है, ठीक है, पर उसका रिस्पॉन्स, है ना, पुराने समय पे जिन्होंने गलतियां करी और इनका रिस्पॉन्स में आसमान जमीन का फर्क है। इधर चाइना ताइवान को अपने हाथ में लेना चाहते, तो ये चाइना या रशिया है, वो लॉ को कैसे देखते हैं? दे सी law as an instrument of ruling on the people. They don't see law as the kind of restriction on the power of the state. ये आपने समझा होगा कि रूल ऑफ लॉ के अंदर जब भी हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, इंडिया जैसे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात होती है, अमेरिका जैसे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ के बारे में बात होती है, चाइना जैसे देश के अंदर बोलते हैं रूल बाय लॉ, विच मीन्स they treat law as an instrument to control or to extend the power of the state and to control the people. To extend the power of the state is coming through rule of law. While rule, so that is rule by law, sorry, and rule of law states what? Rule of law states कि state है, people भी है, पीपल के पावर को स्टेट कंट्रोल करना चाहता है, पर उसके पास बहुत पावर नहीं है, स्टेट को हम रोक सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है ना। समझ आया दोस्तों? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना और रशिया का नज़रिया अलग है ना। इकोनॉमिक सेंस के अंदर भी इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। जिस तरीके से अमेरिका अपनी इकोनॉमी पावर आगे बढ़ाना चाहता था, उसके अंदर चाइना ने अपनी इकोनॉमी पावर आगे बढ़ा दी। तो उसकी वजह से अब यूएसए एकदम हक्का बक्का रह गया है कि चाइना को रोके कैसे, चाइना को रोके कैसे, चाइना को रोके कैसे, और वो रोक नहीं पा रहा है। WTO के अंदर भी वो जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए यूएसए की तरफ से, जो हो नहीं रहा है। यूएसए भी WTO के अंदर रूल बाय लॉ काम करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज है, टर्की हो गया, इजराइल हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे पॉपुलिस्ट विचारधारा आगे बढ़ रही है। पॉपुलिस्ट विचारधारा के द्वारा जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिस्टम्स मैनेज होती है, तो इसकी वजह से ये मिस्टर प्रभाष रंजन जो वाइस डीन है जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल के, वो कहते हैं कि ये क्राइसिस है इंटरनेशनल लॉ का। मैं इनकी बात के साथ पूरा सहमत हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस बात को रखा है। मेरा मानना है कि आपको ये कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए। अब इसके साथ एक और आर्टिकल, क्राइसिस ग्रुप करके एक इंटरनेशनल एक इनसे ग्रुप है जो बहुत बड़ा नामी ग्रुप है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट में बनाया कि 10 कन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2023। फॉर्चुनेटली उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का नाम नहीं है ना, नहीं है, पर कौन से 10 है ये रहे आपके सामने। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ में आप कोई भी ये कंट्री के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको ये पूरा क्राइसिस समझ में आ जाएगा, उसका राइटअप मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल मदद करेगा। 10 कन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2023 इज यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान। आपको अगर ये पता हो कि किस बात की कन्फ्लिक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और कंट्री किधर है ये अगर पता हो बहुत अच्छी बात है। आर्मेनिया, अजरबैजान, दे आर फाइटिंग फॉर एथनिक इश्यू ऑफ नागोर्नो काराबाख। ईरान इज a big conflict zone which is coming up। आपने देखा ही होगा ईरान में किस तरीके से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है। येमेन तो सिविल वॉर चल रही है, 10 साल हो गए, और ये तो देखते ही रहना पड़ेगा। इथियोपिया और एरिट्रिया की लड़ाइयाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ग्रेट लेक्स की लड़ाइयाँ वहाँ पे बहुत होती रहती है। तो ये लड़ाई है। साहिल ग्रुप बड़ा रीजन है ना, एक बड़ा एक इनसे नॉर्थ अफ्रीका का, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी कू हुई 2020 के बाद, वहाँ पे कू चालू हो गई है और आगे बढ़। हेती में परेशानियाँ, पाकिस्तान, ताइवान, दिस आर द कन्फ्लिक्ट टू वॉच। पाकिस्तान इज अ कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दिस इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, है ना, और बलूचिस्तान, ये सब रीजन के बारे में बात हो रही है। और ये हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ी तो वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आके और परेशानियाँ बढ़ती रहेगी, टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बढ़ती रहेगी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट दोस्तों, क्या आप ये कोर्स के मेंबर बन चुके हैं क्या, है ना? अगर बन चुके बहुत अच्छी बात है। आज रात भी एक मज़ेदार सा इसका सेशन आने वाला है, लाइव सेशन है, इसको लेना भूलिएगा मत, ठीक है दोस्तों। यूएस हाउस ऑफ स्पीकर, है ना,
यूएस हाउस ऑफ स्पीकर रिपब्लिकन कैंडिडेट है केविन मैकार्थी, क्या नाम है उनका, केविन मैकार्थी, फाइनली गेट्स हिज हैंड्स ऑन गेवेल, स्पीकर्स गेवेल, ही हैज बिकम द स्पीकर। याद है नैन्सी पेलोसी द स्पीकर, शी वेंट टू ताइवान, यस और नो, चाइना का इतना बुरा बुरा बोलने के बाद, चाइना की इतनी सारी धमकियां देने के बाद भी वो पहुंच गई थी ताइवान। और इतना बड़ा पावर है भैया, रिपब्लिकन कैंडिडेट है केविन मैकार्थी, पावर किसका, हाउस ऑफ स्पीकर। भारत में भी लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, स्पीकर के पास बड़े पावर होते हैं। लोकसभा के स्पीकर भारत में है ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर है। राज्यसभा के स्पीकर है भारत में, इट इज एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन, विच मीन्स जो भी पर्सन भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली दिस राज्यसभा के स्पीकर बनेंगे। केविन मैकार्थी इज नाउ द यू कैन से स्पीकर ऑफ यूएस हाउस, ठीक है, उन्होंने ओथ ले ली है। स्पीकर का बड़ा पावर रहता है, हालांकि ये भाई साहब जो बने हैं वो बनने में बड़ी लड़ाइयाँ हुई, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप है ना, एक्यूजेशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है, ठीक है, उसके बावजूद बने हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट वाली पार्टी, एंड इसीलिए इनको जो बाइडेन और उनके साथ काम करने में दिक्कतें तो जरूर पड़ेगी, इनफैक्ट दिक्कतें तो उनको सामने वाले को पड़ेगी। हाउएवर ही इज कंसिडर्ड टू बी वीक स्पीकर, क्योंकि स्पीकर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक से अपने एक से ट्रम्प कार्ड थे वो उन्होंने गंवा दिए। सामने वाले का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर साइन कर दिया है, जो अब स्पीकर के पावर को रिड्यूस किया है, ठीक है। तो बड़ी बात है, ये हम देखेंगे, है ना, ठीक है, ये हम देखेंगे। ये 15वीं बार सक्सेसफुल हुए हैं, 15th टाइम लकी, मतलब बड़ी बात है। 15वीं बार तक तो वो आ ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो आपको ये बताना है मुझे कि इनके सामने खड़े कौन थे, है ना, इनके सामने खड़े कौन थे। आरबीआई के गवर्नर साहब मिस्टर शक्तिकांता दास, ठीक है, ये साउथ एशियन कंट्रीज का एक जमावड़ा हुआ, वहाँ पे कुछ बात कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को रोकना ये साउथ एशियन नेशन की टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और ये शक्तिकांता दास को बहुत लेट समझ में आया, जब कोरोना के बाद उन्होंने इजी मनी के बारे में बातें करते गए, सरकार जो बोलती गई आंखें बंद करते मानते गए, और बाद में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उसका तो क्या बोले इनको, तो अब इनको क्या समझाए कि भाई क्या कर दिया आपने। अब आप बोलो कि अब आपको समझ में आ गया है, हम आपकी बात कैसे माने, पर एनीवे, ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनी हुई संस्था है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोली जाती है। IMF पैसा देती है लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए, वर्ल्ड बैंक पैसा देती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, और हर कंट्री की सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है उस कंट्री की कर लिक्विडिटी को, उसकी मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करना, इन्फ्लेशन को रोकना। और IMF इसके ऊपर ध्यान देती है। फ्यूल, फूड और इन्फ्लेशन, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें इनके लिए चली। दोस्तों, आप लोगों को शायद ना पता हो, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अभी पहली बार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में, है ना, सिटीजनशिप के लिए जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें बहुत बार अमेंडमेंट करे गए। जो लास्ट अमेंडमेंट हुए थे 2019 में हुए थे, वो अमेंडमेंट के खिलाफ भारत में बड़ी बड़ी मुहिमें चली, और उस अमेंडमेंट के लिए जो नए रूल बनाने चाहिए वो अभी रूल बने नहीं हैं। अमेंडमेंट में ये किया गया था कि जो भी लोग इलीगल माइग्रेंट भी होंगे इन 3 कंट्री से, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन जगह से जो लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग होंगे, कौन होंगे भैया, रिलीजियसली प्रोसिक्यूट नहीं लिखा है मैंने, परसिक्यूट है। परसिक्यूट का मतलब होता है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, है ना, जिनके साथ धर्म के नाम के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया, अगर वो लोग इंडिया में आते हैं, है ना, बिफोर
31 ऑफ दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ चुके हैं, भले वो इलीगल माइग्रेंट होंगे, उनके लिए जो सिटीजनशिप के रूल्स की जो कंडीशंस होगी वो थोड़ी रिलैक्स होगी, वो हम दे देंगे। ये है इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा सरकार का बोलना है, होम मिनिस्टर का कहना है, और होम मिनिस्ट्री और 6 महीने एक्सटेंशन मांग रही है कि ये रूल बनाने के लिए हम करेंगे। पर आपको अभी के लिए ये पता होना चाहिए, इसके बारे में बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट हुए थे, ये अभी इसकी पिटीशन लगा कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोलने के बारे में कुछ बात करी नहीं है, तो ये आगे मुद्दा आता रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, तेहरान में क्या हुआ? तेहरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनेई ने एक नए पुलिस चीफ थे, है ना, 4 महीने जो प्रोटेस्ट चला वहां पे महदा अमीनी के खिलाफ, महदा अमीनी की डेथ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्होंने एक नए पुलिस चीफ को अपॉइंट किया, ठीक है ना, जो कमांडर इन चीफ ऑफ यू कैन से ईरान के आर्म फोर्सेस के रह चुके हैं, ठीक है ना, उनका नाम है अहमद रेजा रदान, ठीक है। तो ये आया, ये इसलिए ज़रूरी है आपको क्योंकि ये ट्रेंडिंग इवेंट है। महसा अमीनी की डेथ के बाद ईरान में क्या क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली फिलीपींस में नए प्रेसिडेंट आए थे, फर्डिनांड मार्कोस। मार्कोस उनके पिताजी थे, मार्कोस उनके पिताजी जिन्होंने फिलीपींस को बहुत आगे बढ़ाया, पर उनको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया, उनकी हत्या भी कर दी गई, है ना। तो ये जूनियर है, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, ठीक है। हु रिप्लेसेस मिलिट्री चीफ रिटायरिंग जनरल, उनको उन्होंने रिप्लेसमेंट किया। नाम की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, बस इसलिए मैंने बताया कि आपको एक फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट साहब है उनका नाम पता चल जाए, एटलीस्ट आपको एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। ईरान में, है ना, जो महसा अमीनी के प्रोटेस्ट में अलग अलग तरीके के लोगों को पकड़ा गया, उसमें ये 2 लोगों को भी पकड़ा गया और 2 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। अभी तक 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर चुके हैं और ऐसे 26 और लाइन में हैं, ऐसा माना जाता है। और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है, NGO है, जो इसके खिलाफ जाती है और बोलती है कि ये ईरान में अच्छा हो नहीं रहा है। दोस्तों, जलीकट्टू एक महत्वपूर्ण यू कैन से ट्रेडिशन है तमिलनाडु का, है ना, और ये सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अपना जजमेंट देंगे। बात ये हो रही है कि क्या इन अ डेमोक्रेसी वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी टू द पीपल? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ठीक है। क्या सेंटर और स्टेट को लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए? उन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 29 ये बोलता है कि लोगों के पास कल्चरल राइट है ना, जो उनको प्रोटेक्ट करने होते हैं। तो ये जलीकट्टू को कल्चरल राइट बोले या क्रुएल्टी बोले, ये तो सुप्रीम कोर्ट शायद इसी वीक में बता देंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद देयर आर सो मेनी सिंगल वुमेन आर डिनाइड एबॉर्शन, ठीक है। एक केस यहाँ पे बताया मुंबई का, एक केस यहाँ पे बताया, ठीक है, कहीं पे त्रिपुरा का, एक केस यहाँ पे बताया इन्होंने कहीं पे अगेन से दिस उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे करते करते अभी भी अनमैरिड वुमन को एबॉर्शन में बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती है। तो ये बात हुई। दोस्तों, आपको याद है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया था सिंगल वुमन का एबॉर्शन के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे उस केस का नाम बताइए और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, फटाफट ढूंढ के बताइए। आपका काम है मुझे बताना। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। RBI विल इश्यू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ 16,000 करोड़ रुपीस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। आप ये पूछेंगे कि सर ये ग्रीन, ये सोवरेन, ये सबके वर्ड का मतलब क्या होता है? दोस्तों, सोवरेन बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई बॉडी के द्वारा बॉन्ड इश्यू किया जाता है। सोवरेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा, सरकार सोवरेन है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट इज अ सोवरेन, तो उसके ऊपर कोई है नहीं, इसलिए वो बॉन्ड है। और इसको फिर ग्रीन बॉन्ड इसलिए क्योंकि इन पैसों से रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, न्यू क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पैसा यूज किया जाएगा। ये सनो बराबर है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। लोग अगर इसको लेते हैं तो उसका ये मतलब है कि लोग भी अपनी तरफ से एक सिग्नल दे रहे हैं कि दे आर रेडी टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में बात होती है। और यही क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के साथ कनेक्टेड
पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम, आपने सुना होगा लास्ट ईयर पाकिस्तान में बड़े बड़े फ्लड आए, इतने बड़े फ्लड आए कि पाकिस्तान 2/3 ऑफ पाकिस्तान वॉज डिवास्टेटेड। अब इस पाकिस्तान को वापस अगेन से उसके रोड बनाने हैं, घर बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाने हैं, इन सब के लिए उसको $16 बिलियन की फंड की ज़रूरत है। और ये डिमांड कर रहा है वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से कि तुम लोगों की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, तुम लोगों की वजह से मेरे कंट्री में नुकसानी हो रही है, और इसीलिए आपको मुझे रिपेरेशन फंड या रिस्टोरेशन फंड आपको मुझे देना चाहिए। मैं इस पैसों का डिमांड कर रहा हूं आपसे। जिनीवा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? समझ आया दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो उसके साथ साथ रीडिंग में मैं आपके लिए 2 अगेन से इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में राइट अप दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। दिस पर्सन पैट्रियार्क किरिल, ही इज द हेड ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्सी ऑफ चर्च and he supports the ongoing war in Ukraine, and thereby the state, that is government and religion, they are coming very close. तो ये एक स्टडी करने की आपके लिए ज़रूरत है कि ये दोनों जब साथ में आते हैं तो होता क्या है, ठीक है। फिर शी जिनपिंग के नए फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जिनका नाम है शिनगांग। क्या नाम है उनका? शिनगांग या किनगांग, आपको जो वर्ड बोलना है बोल सकते हैं। अब ये कैसे, है ना, शी जिनपिंग की पावरों को आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में बात है। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नए बैच में ज्वाइन किया कि नहीं? आज रात को इसके बारे में सेशन आएगा, इसको देखना भूलिएगा मत, ओके। रात को जूम के ऊपर 9 बजे इसका सेशन होगा, बड़े काम का सेशन है, मिस नहीं करिएगा, ओके। ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो। 10 में से मार्क्स दीजिए, ये सेशन कैसा था? 10 आउट ऑफ मुझे मार्क्स दीजिए, कैसा लगा? आपके मार्क्स मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मुझे और बेहतर करना है। साथ में ये भी बताइए 10 इवेंट में से कौन सी इवेंट आपको पसंद आई। साथ में आपको इन 10 न्यूज़ आइटम में से कहीं पे डाउट आया हो, कहीं पे क्वेश्चन आया हो, प्लीज़ पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और साथ में, है ना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका प्यार मोहब्बत जारी रहे हमारे ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।